एजुकेशन की निदेशिका डायरेक्टर प्रोफेसर दिव्या शर्मा मैम और डॉक्टर भावेश रावल सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। नमस्ते। आयुष भाई। Good afternoon, everyone. Myself Ayush Gandhi, full-time research scholar IIT. Today I will be delivering an introduction for Dr. Akhilesh Tripathi sir. I would like to start with one quote that ज्ञान वही है जो विचारों को दिशा दे और शिक्षा वही है जो समाज को समृद्ध करे. So it's an absolute honor to welcome you all for this insightful session. Today we will have a distinguished academician and scholar, Dr. Akhilesh Tripathi sir, who has made remarkable contributions in the field of political science. Dr. Tripathi served as an senior assistant professor at Ishwar Sharan Allahabad University, Prayagraj, with an impressive 13 years of teaching experience. He has been instrumental in shaping young minds in political thought and governance. His academic credentials include many degrees, NET, GRF, Doctorate of Philosophy, then reflecting his deeper expertise in political science and law. Over the years, he has made significant contribution to research and has authored 47 research papers, many of which has been published in renowned national journal. In addition to his research work, Dr. Tripathi is also a prolific author, demonstrate his deep understanding of Indian culture, socialist ideology, and political leadership. We are privileged to have you, sir, and with your expertise, I think all the participants will get something, sir. So without further delay, I would like to invite Dr. Akhilesh Tripathi, sir, for the today's topic, Guru Shishya Parampara. Thank you, sir. बहुत बहुत आभार, अभिनंदन इस परिचय के लिए। संभवतः मैं इस परिचय के योग्य हूँ या नहीं, यह तो उद्बोधन और संवाद के उपरांत समझ में आएगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि मैं बहुत एक साधारण सा विद्यार्थी ही हूँ। और मैम को, डॉक्टर प्रोफेसर दिव्या मैम को बहुत बहुत प्रणाम। आपके आशीष और नमस्कार सर। आपका आशीष और स्नेह मुझे सदैव प्राप्त होता रहता है। डॉक्टर भावेश रावल सर का भी बहुत बहुत स्वागत, आभार, बहुत आत्मीय आभार मैम का और डॉक्टर भावेश रावल सर का कि मुझे इस योग्य समझा और आज एक विशिष्ट विषय पर मुझे आप सबसे संवाद करने का अवसर उपलब्ध कराया है। और संवाद का बड़ा विषय आज का महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं पूरा अपनी बात मैंने डॉक्टर भावेश सर को भी कहा था कि भारत की ज्ञान परंपरा के अंतर मन का स्पर्श करने के लिए जो हमारी भाषा होगी वह हिंदी ही होगी। हिंदी से ही हम शब्द शब्द आपके मस्तिष्क तक पहुंचने, संप्रेषित करने का सदप्रयास करेंगे। तो मैं आता हूं अपने मुख्य विषय पर, गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शब्द का प्रथम बार उल्लेख स्कंद पुराण में होता है। मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, इतिहास की बातें करूंगा, क्योंकि समाज विज्ञान की प्रयोगशाला इतिहास ही होती है। फिजिक्स की कोई लेबोरेटरी हो सकती है, लेकिन इसमें हम जब भी समाज विज्ञान का शिक्षा पद्धति का अन्वेषण करेंगे, उसकी मीमांसा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तब हमारे सामने इतिहास ही होगा। और भारत का एक गौरवशाली अतीत है, एक अत्यंत दुनिया की पुरानी संस्कृति और सभ्यता है। और इस सभ्यता पर हमें गर्व है, और गर्व इसलिए है कि विश्व की कोई भी सभ्यता आज यह प्रतिदावा प्रस्तुत नहीं कर सकती है कि जो सभ्यता लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व थी, उसके अनुयायी, उसके धर्मावलंबी आज भी अपने अस्तित्व का अमृत अगर पान कर रहे हैं, तो वह वसुंधरा केवल भारत है, वह धरती केवल भारत है। और यह केवल एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक यह जो राष्ट्रीय एकात्मकता है, यह जो राष्ट्रीयता का भावबोध है, वह अपनत्व है इस संस्कृति से, इस सभ्यता से और इस धरती से। और मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो उसको हम जियोपॉलिटिकल भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे सम्मुख हमारे जो श्रोतागण हैं, जो इस शॉर्ट टर्म प्रोग्राम में हमारे साथ प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, वो विभिन्न कोई किसी ग्रुप का होगा, तो मैं सबको एक साथ समेकित रूप से ले चलने का प्रयास करूंगा। भारतवर्ष में अनेक विलक्षण विशेषताएं हैं। भारत इसीलिए प्राचीन काल से अद्यतन तक, आज तक
विश्व के चंचल आकर्षण का केंद्र है। और मैं जहां से आपको अपना संवाद, अपना उद्बोधन प्रस्तुत कर रहा हूं, वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इलाहाबाद का बिल्कुल हार्ट है और यहाँ से संगम नोज की दूरी बहुत कम है। लाखों पांव संगम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो यह गुरु शिष्य परंपरा का ही परिणाम है, उसी का प्रतिफल है। आपको लगेगा कि यह समीकरण कैसे स्थापित हो रहा है। यह समीकरण ऐसे स्थापित हो रहा है कि गुरु शिष्य परंपरा जिस अनुपात और मात्रा में स्थूल है, लार्ज है, उसी मात्रा और अनुपात में यह सूक्ष्म है। जब लॉर्ड लिथिनगो ने भारत रत्न और प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा को एक साथ समीकृत करके, एक साथ उसका समीकरण स्थापित करके, और भारत में 1916 में जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय कर रहे थे, उसी समय कुंभ का आयोजन था, उसी के आसपास, उसी वर्ष में, एक वर्ष बाद। तो लॉर्ड लिथिनगो ने पूछा था कि ये लाखों लोग कैसे प्रयाग चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक पंचांग दिखाया और उन्होंने कहा कि इस पंचांग में हमारा आमंत्रण छिपा हुआ है। यह पंचांग कब सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, बांस की फोफियों के सहारे नालंदा में बैठ करके मिहिर भोज ने जिस प्रकार की यह परिकल्पनाएं, काल की गणना सुनिश्चित की थी, वो गुरु शिष्य परंपरा का ही प्रतिफल है। और माघ मास में जब मकर जुपिटर जो 12 वर्षों में अपना और 144 वर्ष में अपना पूर्ण वृत्त पूरा करता है, तो वह उसी का प्रतिफल है। तो यह कुंभ भी, और इसीलिए मैंने मेरे साइड में आप देख रहे होंगे गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। सरस्वती यहाँ ज्ञान का प्रतीक है, हमारी प्रज्ञा शक्ति का प्रतीक है, हमारी कॉन्शियसनेस है। तो यह गुरु शिष्य परंपरा का ही प्रतिफल है। यह देश जो लाखों वर्षों से और अद्यतन कालखंड तक अपनी उपस्थिति बनाए हुए है, वह गुरु शिष्य परंपरा से ही है, उसी की अभिव्यक्ति है। वह कभी सुषुप्ता अवस्था में हो सकती है, कभी उसकी धारा बहुत तीव्र हो सकती है, यह प्रज्ञा की धारा, चेतना की धारा बहुत तीव्र हो सकती है। तो चेतना के परिमार्जन का नाम ही है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु के सानिध्य में शिष्य बैठता था और ज्ञान श्रुति परंपरा से सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता था। तो ज्ञान, अर्चना सिंह जी अपनी माइक का ऑफ कर लें तो मुझे सबको सुनने में बहुत आसानी होगी। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है वह चेतना का विज्ञान है। चेतना एक अवस्था, एक व्यक्ति जो ब्रह्म का हिस्सा है, और भारत वो धरती है जहां पर गर्व से मनुष्य की खोज की गई थी। दुनिया की किसी सभ्यता और संस्कृति में मनुष्य की खोज नहीं है। वो मनुष्य की अगर खोज है तो केवल और केवल भारत में है। वो भारत में मनुष्य की खोज है। और मनुष्य का गंतव्य क्या निर्धारित किया गया, उसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे ब्रह्म में ही लीन होना है। तब भारत के गुरु शिष्य परंपरा में हमारे ऋषियों ने कहा, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृत गमय। अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और मृत्यु से अमरत्व की ओर। ये भारत की अपनी सनातन परंपरा है। और इसी रूप में, इसी शाश्वत स्वरूप में, इसी इटर्नल रूप में हम गुरु और शिष्य को देखते हैं। हमारी ज्ञान की जो संचित थाती है इसी गुरु शिष्य परंपरा में अभिव्यक्ति पाती है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा मनुष्य को सन्मार्ग दिखाता है और सन्मार्ग की खोज करता है। गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान को प्रज्वलित करने का, ज्ञान को लगातार जलाए रखने का, ज्ञान की ज्योति को जलाए रखने का एक प्रक्रम है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। जैसे एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार एक जलता हुआ दीप ही हजारों दीप को प्रज्वलित कर सकता है।
और गुरु उसी चेतना का प्रतीक है जो हजारों दीप को प्रज्वलित करता है, हजारों मसालों को जागृत करता है, चेतना को झंकृत कर देता है। तो गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया है। गुरु प्रज्वलित दीप है और शिष्य अप्रज्वलित दीप है या बुझा हुआ दीप है। इसे प्रज्वलित करने का काम गुरु करता है और गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता है। अगर आप प्राचीन कालखंड को देखें तो वह गुरु कैसा है? गुरु संदीपनी है और उसके आश्रम में, उसके गुरुकुल में पढ़ने वाला जो शिष्य था वो सुदामा भी था और कृष्ण भी था। तो ये सुदामा, यह संदीपनी के सुदामा और कृष्ण का देश है। इसी से हमारी गुरु और शिष्य परंपरा का जो समीकरण होता है वो पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, अपने वैभव के दिव्य स्वरूप को ग्रहण कर लेता है, अपने उच्चता पर प्रतिस्थापित हो जाता है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान का आलोक है। अज्ञान का अंधकार काटना और ज्ञान को आलोकित करना गुरु शिष्य परंपरा का विशिष्ट तत्व है। और शायद अगर गुरु और शिष्य की यह परंपरा नहीं होती तो ज्ञान का आलोक नहीं होता। मैं थोड़ा सा अपने प्रतिभागी मित्रों से कहूंगा कि अगर वो अपने अपने वीडियो ऑन कर लें तो मुझे बोलने में थोड़ी सी सुविधा होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो मुझे लगेगा कि मैं एक तरफा संवाद कर रहा हूं। तो मैं, कुछ मित्र तो जरूर अपने कैमरे ऑन रखें जिससे मुझे लगे कि मैं बोल रहा हूं, तो संप्रेषण भी हो रहा है, संवाद हो रहा है। तो गुरु शिष्य परंपरा, मैंने कहा ज्ञान का आलोक है, ज्ञान का प्रकाश है। गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष में ज्ञान की निरंतरता का प्रतीक है। भारत में ज्ञान कभी शिथिल नहीं हुआ, ज्ञान एक निरंतर प्रवाह है और वो निरंतर प्रवाह चलता रहा है। इसी का नाम है गुरु शिष्य परंपरा। एक अबाध प्रवाह, एक अगाध श्रद्धा का तत्व गुरु है तो एक निरंतरता का तत्व शिष्य है, और इसी गुरु शिष्य परंपरा इसी निरंतरता का प्रतीक है। गुरु शिष्य परंपरा भारत में ज्ञान का संचार करता है, ज्ञान का संप्रेषण करता है, ज्ञान को फैसिलिटेट करता है, ज्ञान को कम्युनिकेट करता है, नॉलेज को कम्युनिकेट करता है। गुरु शिष्य परंपरा का अवरोध ज्ञान के दीपक को बुझने के सदृश है। इसलिए गुरु और शिष्य की परंपरा के मध्य एक संहिता स्थापित की गई थी कि गुरु अपने मर्यादाओं का सम्यक निर्वहन करेगा और शिष्य श्रद्धा, समर्पण और संकल्प के साथ अपने गुरु का स्नेहिल संरक्षण प्राप्त करेगा। गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष में प्रत्यक्ष ज्ञान का एकमात्र साधन है। ऐसा आपको पाश्चात्य जगत में दिखाई नहीं देता है, पूर्व पश्चिम के किसी देश में नहीं दिखाई देता है। वहां सोफिस्ट हो सकते हैं, वहां ट्यूटर हो सकते हैं, वहां पर शिक्षा वाणिज्य था, शिक्षा एक व्यवसाय था। आपने पैसा दिया, आपको शिक्षा मिली और फिर यहीं से गुरु और शिष्य का रिश्ता समाप्त हो जाता था। तो वो तो सभ्यताएं विनष्ट हो जाएंगी जहां गुरु शिष्य की का रिश्ता केवल वाणिज्य पर आधारित है, केवल पैसे, भौतिकता पर आधारित है। और भारत में गुरु शिष्य परंपरा भौतिकता का प्रतीक नहीं है, भारत में गुरु शिष्य परंपरा आत्मिकता का प्रतीक है। यह आत्मीय संबंधों का प्रतीक है, यह आत्मज्ञान है, यह आत्मबोध है, यह एक ऐसी गहरी अनुभूति है जहां पर शिष्य कौतूहल में पड़ जाता है, शिष्य विस्मित होता है कि कार्य कारण संबंधों के आधार पर हमारे गुरु ने जिस तथ्य का स्पष्टीकरण किया है उसको वो हृदय में संजो लेता है। और जब ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है, जिस चीज को वो जानना चाहता है उसकी गहरी अनुभूति और प्रतीति हो जाती है, तो शिष्य को लगता है कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया और उसकी मुखाकृति पर एक मंद मुस्कान झलकने लगती है। यह है भारत की गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा कभी भी स्थूल नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा स्थूल नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म है और सूक्ष्मता का परिचायक है और बहुत व्यापक है।
यह दो व्यक्तियों का संबंध जो गुरु और शिष्य का है, उसके शिष्य अनेक हो सकते हैं एक गुरु का, लेकिन यह इसकी तरंगे, इसकी विचार तरंगे, इसकी भाव तरंगे और इसकी भावनाएं राष्ट्र को स्पंदित करती हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा एक मात्र दो व्यक्तियों के मध्य या दो आत्माओं के मध्य का संबंध नहीं है। यह संबंध चेतना का संबंध है, यह संबंध बुद्धि का संबंध है, यह संबंध हृदय का संबंध है। यह संबंध हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध करता है, हमारी चंचलता को हटाता है और जीवन में गंभीरता को स्थापित करता है। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में गुरु शिष्य परंपरा का स्वरूप ज्ञान के विविध पक्षों का रहस्योद्घाटन करता हुआ प्रतीत होता है, करता हुआ प्रदर्शित होता है, करता हुआ दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है। वह विज्ञान के क्षेत्र में है, वह भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, अनेक क्षेत्रों में यह गुरु शिष्य परंपरा है। संगीत में, नाटक में, कला में। अभी हमारे यहाँ जो ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो स्वरूप है, जो लक्ष्य है, वो यही है कि गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुल की भांति प्रतिस्थापित हो या ना हो, उसका हम धोती कुर्ते और हम सीखा में भले पढ़ें या न पढ़ें, लेकिन मूल जो उसकी जो उसकी मूल चेतना है, जो उसकी आध्यात्मिकता है, जो उसकी लौकिकता है, जो उसकी आर्थिकता है, उसका एक अन्योनाश्रित, एक ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप हो और वह व्यक्ति को, एक गुरु अपने शिष्य को सफलता के उच्च शिखर पर प्रतिस्थापित कर सके। यह आधुनिक संदर्भ में भी है और इसीलिए एक नई शिक्षा नीति में इसी स्वरूप को पुनः स्थापित करने के लिए और भारत को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, भारत की शिक्षा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए, शिक्षा हमारा जो संज्ञान शिक्षा लेता है वह है हमारा मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क जितना तेजस्वी होगा, जितना ओजस्वी होगा, जितना तार्किक होगा, उतना ही राष्ट्र का और व्यक्ति का और राष्ट्र का, समाज का कल्याण होता है। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने अतीत के उसी गौरव की ओर चले। हम इतिहास के उन्हीं पृष्ठों की तरफ चले। हम इतिहास के उसी स्वर्णिम कालखंड को एक बार पुनः स्थापित करें। वो कालखंड गुरुकुलों का नहीं, गुरुकुल की उस परंपरा का स्वरूप, उसका जो बाह्य स्वरूप हो वो हो या न हो, लेकिन आंतरिक स्वरूप उसी रूप में पुनः भारत में विद्यमान हो। तभी हम भारत को विश्व गुरु और 2047 तक इस नई शिक्षा नीति से भारत को दिव्य, भव्य और विश्व गुरु के पद पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो गुरु शिष्य परंपरा सामाजिक जीवन में चेतना का विस्तार है। गुरु शिष्य परंपरा हमारी सामाजिक जीवन में चेतना का अगर विस्तार नहीं कर पाती तो 1900 लगभग भारत पर अनेक आक्रमण हुए हैं, हमारे ऊपर अनेक आक्रमण हुए हैं, लेकिन 712 से और 1947 के कालखंड का एक सिंहावलोकन करें, एक विहंगम अवलोकन करें, अतीत की ओर देखें, तब लगेगा कि भारत कितना अपने मूल स्वरूप से पथ विचलित हुआ है, उसका कितना वो डिरेल हुआ है। ये समझने में देर नहीं लगेगी। प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा से ब्रह्म का साक्षात्कार करना तथा संपूर्ण समाज को सन्मार्ग पर प्रेरित करना था, ये अतीत का था। और ये गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसकी का प्रारंभिक जो कालखंड है वो वैदिक कालखंड है। आप सब जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों के जो नाम हैं वो वेद क्या है, कोडिफिकेशन है। ऋग्वेद संहिता वो जीवन की एक शैली है, वो वे ऑफ लाइफ है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदों की जब रचना हो जाती है, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, यहां तक भारत में गुरु शिष्य परंपरा गुरु के सानिध्य में
बैठ करके शिष्य वाचिक परंपरा से वाचन होता था और वाचन परंपरा से गुरु इसे एक एक गुरु अपने अनेक शिष्यों तक इसका विस्थापन करता था, इसका स्थानांतरण करता था। तो हमारे वेद को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए यही गुरु शिष्य परंपरा थी। हमारी वाचिक परंपरा से, वो लगातार श्रुति परंपरा से, सुनने की परंपरा से इसका ट्रांसमिशन होता रहा, ज्ञान एक गुरु से दूसरे शिष्य, फिर यही परंपरा लगातार वर्ष पर्यंत टाइम टू टाइम चलती रही। जब गुरुकुल में बैठ करके, और गुरुकुल का जो श्रेष्ठ उपाध्याय आचार्य होता था उसे हम कुलपति कहते थे, जो आज के वाइस चांसलर के सदस्य था। और वाइस चांसलर को आज एडमिनिस्ट्रेटिव, आज प्रशासनिक शक्तियां अधिक हैं, उसके पास पॉलिसी मेकिंग भी है, डिसीजन मेकिंग का, और इसको इम्प्लीमेंट करने का, उस सर्विस को डिलीवर करने का भी अधिकार है। संभवतः वह उस युग में वह शक्ति थी या नहीं थी, लेकिन चेतना का वह बुद्धि की वह जागृत अवस्था, जिसमें एक गुरु अपने अनेक शिष्यों को वैदिक ज्ञान से भरपूर संपूर्ण ज्ञान से ओतप्रोत कर देता था। वो ज्ञान का संचार था, वैदिक ज्ञान का संचार था। वेद अपने आप में, वेदों का व्याकरण अलग है, वेदों का ज्ञान अपरिमित है, अपरमेय है, अपरिमेय है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और वेद अत्यंत व्यापक स्वरूप के हैं, उसमें तथ्य और उसका विश्लेषण बहुत सूक्ष्म है और बहुत विशाल भी है। और ये लगातार गुरु के सानिध्य में बैठ करके वेद निरंतर अपनी यात्रा करते रहे। जब ये आवश्यकता हुई, सामाजिक जीवन आगे बढ़ता गया, सामाजिक जीवन जब आगे बढ़ता गया, निरंतर आगे बढ़ता गया सामाजिक जीवन, तब आवश्यकता महसूस हुई गुरुकुलों में गुरुओं को कि अब इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, इसको इंटरप्रीट किया जाना चाहिए, इसका निर्वचन होना चाहिए, इसकी एनालिसिस होनी चाहिए, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। तब वेदों के बाद जो प्रथम गद्य रचना हुई, जो पोएट्री के बाद जो एसे आया, वह था ब्राह्मण। वेद की पहली जो व्याख्या हुई, पहला जो विश्लेषण हुआ, वह विश्लेषण ब्राह्मण था, जो गद्य ग्रंथ थे। ब्राह्मण के बाद फिर यह श्रुति परंपरा इसी रूप में आगे चलती रही। और ब्राह्मण के बाद जब कई वर्ष, अनेक वर्ष व्यतीत हुए, और फिर जब वेदों की व्याख्या की अभी और आवश्यकता थी। वेद तो अपौरुषेय हैं, ईश्वर ने, हम मान लिए, भारत के ऋषियों ने कहा कि इसकी संरचना ईश्वर ने की है, वेदों की संरचना, वेदों का ज्ञान ईश्वर ने दिया है, वेदों की संरचना ईश्वर ने किया है। यह वैदिक ज्ञान समय के प्रवाह के साथ निरंतर जब गतिशील होकर आगे बढ़ता है और निरंतरता में आगे प्रवाहित होता है, तो गुरु और शिष्य आपस में बैठ करके इसका विश्लेषण, और विश्लेषण भी एक गत्यात्मक ऊर्जा के साथ निरंतरता का प्रतीक है। यह निरंतरता का प्रतीक है। यह जितनी अनुपात और मात्रा में शाश्वत है, यह जितना यह यूनिवर्सल है, जितना यह इटर्नल है, उतना ही यह करंट अफेयर्स का भी है, उतना भी यह सामयिक है। क्योंकि ज्ञान समाज के लिए निरपेक्ष भी है और सापेक्ष भी है। तो समाज की परिधि में इस ज्ञान को और आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसका मूल निहितार्थ यह है कि यह ज्ञान समाज के लिए कितना रिलेवेंट होगा, कितना प्रासंगिक होगा। ज्ञान की प्रासंगिकता को स्थापित करना ही निर्वचन, मीमांसा, विश्लेषण या इंटरप्रिटेशन है। तो पहला वैदिक ज्ञान का गुरु शिष्य परंपरा ने, गुरु और शिष्यों ने बैठ करके गुरुकुलों में जो पहली व्याख्या प्रस्तुत की वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ग्रंथ आए। फिर अभी सामाजिक जीवन की जीवंत सहयात्रा में अभी वेदों को और प्रासंगिक बनाना था, उसे जीवन शैली के क्योंकि ये संहिताएं थी, जीवन शैली थी, इसे जीवन शैली के और करीब ले जाना था। जीवन और वेद की सामीप्यता स्थापित करनी थी, इसका जो डिफरेंस था उसको समाप्त करना था और इसे ओवरलैपिंग की ओर लेके जाना था। तो जो दूसरी व्याख्या थी
वह जंगलों में बैठकर की गई और तब आरण्यकों की रचना हुई। आरण्यक का अर्थ ही होता है जंगल। और यह गुरु शिष्य परंपरा का जो दूसरा चरण हुआ, उस अनंत मीमांसा का, उस व्याख्या का, वह और उस मीमांसा की जो अभिव्यक्ति थी, उसका नाम ऋषियों ने आरण्यक रखा। मैं अभी कह रहा था कि भारत में जो गुरु शिष्य परंपरा थी, वाचिक परंपरा थी, श्रुति की परंपरा थी, सुनकर के ज्ञान एक दूसरे में समाहित होता था। एक प्रज्वलित दीप जो गुरु था, वह असंख्य अप्रज्वलित दीप को प्रज्वलित करता था और ज्ञान का लगातार विस्तार करता जाता था। और यह युग सापेक्ष भी था। ज्ञान जिस मात्रा और अनुपात में ज्ञान युग सापेक्ष था, उसी मात्रा और अनुपात में वह युग निरपेक्ष भी था। निरपेक्षता आगे बढ़ती जाती थी, लेकिन जो परंपरा बोझ बन जाती थी, उस परंपरा का तर्पण करना भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। हम जो भी सती प्रथा जैसे अगर उदाहरण लेंगे, तो सती प्रथा जैसे अनेक कुरीतियों का हमने तर्पण कर दिया, अस्पृश्यता का तर्पण कर दिया। तो तर्पण करना भी हमें आता है। यह हमारे वैदिक ग्रंथों का अपौरुषेय होने के साथ साथ हमारे सापेक्षता और प्रासंगिकता को निर्धारित करने की मेधा शक्ति है, हमारी सामर्थ्य शक्ति है। तो सामर्थ्य शक्ति का जो दूसरा प्रक्रम था, वह था आरण्यक, ब्राह्मण के बाद। मैं अभी कह रहा था कि वेद अपौरुषेय हैं, इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा था। हमारे ऋषियों ने इन ग्रंथों का प्रणयन किया, इन ग्रंथों की रचना की, लेकिन उस पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया। यह हमारे उत्कृष्ट त्याग और बलिदान, त्याग और हमारा समर्पण था, ज्ञान के प्रति समर्पण, अहंकार रहित होकर के ज्ञान को निरंतर प्रवाहित करना, ज्ञान को निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने वाला। उसने वेदों को अपौरुषेय कह दिया, ताकि अहंकार रहित ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का मूल उद्देश्य अहंकार से दूर ले जाना है, हमें व्यक्ति को व्यक्ति बनाना है। और भारत में, जैसा मैंने अपने आख्यान के प्रारंभ में ही कहा है, कि भारत मनुष्य की खोज करने वाला देश है, और भारत एकमात्र देश है जिसने मनुष्य की खोज की और खोज करने में कहा कि मनुष्य का गंतव्य क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म में विलीन होना। क्योंकि यह जो मनुष्य है, वह ब्रह्म का ही अंश है, ब्रह्म का ही हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि का जहां सिद्धांत है, वहां पूर्ण समर्पण है। और भारत में गुरु शिष्य परंपरा का एक अर्थ है त्याग और वैराग्य। गुरु तो यहाँ त्याग और वैराग्य का स्वरूप है, त्याग और वैराग्य की जीवंत प्रतिमूर्ति है। मैंने अभी संदीपनी के सुदामा और कृष्ण की परिचर्चा की। सुदामा एक विपन्न ब्राह्मण था, और विपन्न ब्राह्मण, और उसके घर एक राजकुमार का, उसका जो सहपाठी था, एक राजकुमार था, एक राजा के घर का था, वो द्वारिकाधीश था। और द्वारिकाधीश और सुदामा का जो संदीपनी के स्नेहिल संरक्षण में शिक्षा का जो शिक्षा की जो पद्धति थी, शिक्षा की जो व्यवस्था थी, और गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने चेतना को झंकृत और जागृत करने का स्वरूप था, उसमें पूर्णतः समता थी। तो भारत की संपूर्ण गुरु शिष्य परंपरा से हमारी शिक्षा पद्धति संपूर्ण समता का, संपूर्ण टोटल इक्वलिटी का, टोटल इक्विटी का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को इंगित करता है, उसी का सिंबोलिज्म है, उसी का प्रतीकवाद है। यह है भारत की गुरु शिष्य परंपरा, जहां पर संपूर्ण समत्व है। कभी कभी ये चर्चा होती है इतिहास के पृष्ठों में, चूंकि मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो अतीत से वर्तमान तक जब हम शल्य क्रिया करते हैं सामाजिक जीवन का, और सामाजिक जीवन का निरीक्षण करते हैं, तब हमें ज्ञात है कि भारत में 4 वर्ण हैं। वर्णों का रूपांतरण, वर्ण जब तक वर्ण योग्यता पर आधारित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यह बिल्कुल एक ऊर्ध्वाधर, एक हॉरिजॉन्टल स्थिति थी, वर्टिकल स्थिति नहीं थी। उसमें ब्राह्मण अपने स्वरूप में जब नीचे गिरेगा तो शूद्र हो सकता है, और शूद्र ब्राह्मण हो सकता था। ये वैदिक काल तक हमारा यह वर्ण में वर्ण का अंतर हो सकता था, वर्ण योग्यता का प्रतीक था, और ये होता रहा है। और इसीलिए भारत में, भारत की ज्ञान परंपरा
टोटल इक्विलिटी या संपूर्ण समता, कॉम्प्रिहेंसिव इक्विलिटी का प्रतीक है। तो प्राचीन काल में गुरु शिष्य परंपरा का प्रारंभ तो ब्रह्म के साक्षात्कार से प्रारंभ हुआ था, लेकिन संपूर्ण समाज को सन्मार्ग दिखाना था, संपूर्ण समाज को सन्मार्ग पर प्रेरित करना था। वर्तमान समय में गुरु शिष्य परंपरा विविध प्रकार की खोजों में संलग्न है और हम 2024 में आ गए हैं। यह प्राचीन देश 2025 तक सफलतापूर्वक यात्रा करते हुए आया है और गुरु शिष्य परंपरा भले ही उस स्वरूप में नहीं हो, लेकिन अवचेतन में मैं आज ही अपनी कक्षाओं को पढ़ा के आया हूं और जब अपने विद्यार्थियों में अपना संपूर्ण ज्ञान प्रत्यारोपित कर देता हूं और उनके मुखाकृति पर, उनके मुखमंडल पर जो तेजस्विता होती है, तब एक गुरु को लगता है, एक शिक्षक को लगता है कि हमने आज अपना जो कार्य किया है वह तेजस्विता से किया है, प्रखरता से किया है। आज हमें जो पारिश्रमिक मिलता है उसके प्रति हमने धर्म किया है, उसके प्रति न्याय किया है और यही एक शिक्षक का धर्म है और यही गुरु शिष्य परंपरा की वर्तमान में प्रासंगिकता है, जिसका एक छोर भारत की वैदिक परंपरा से जुड़ता है। तो भारत में गुरु शिष्य परंपरा सदैव वयष्टिवादी रही है। वयष्टिवादी माने वो कलेक्टिव है, वो एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती है, वो संपूर्ण समाज का वो कलेक्टिव है, वो इंडिविजुअल नहीं है, वो वेलफेयर करती है, संपूर्ण समाज का करती है। गुरु शिष्य परंपरा भारतवर्ष में सदैव लोक मंगल की कामना करती है, सदैव संपूर्ण समाज के कल्याण की कामना करती है, वो भी एक व्यक्ति की कामना नहीं करती है। और यह कामना गुरु शिष्य परंपरा लोक मंगल की आकांक्षा है और गुरु शिष्य परंपरा सदैव चलती रही है ताकि भारत का लोक मंगल हो। लोक मंगल के सपने सजो करके गुरु शिष्य परंपरा आगे चलती है। गुरु सदैव लोक मंगल की कामना करता है, अपने शिष्य को अपने से भी तेजस्वी बनाने का प्रयास करता है। तभी गुरु ने उन्हीं ऋषियों ने, जो गुरु विशिष्ट ऋषि हुए हैं विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की स्थापना की और उसमें कहा कि हे ब्रह्म, आप प्राण स्वरूप हैं, आप सुख स्वरूप हैं, दुख नाशक हैं, आप श्रेष्ठ हैं और आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करिए, अच्छे मार्ग पर प्रेरित करिए। तो हमारे ऋषियों ने गुरु शिष्य परंपरा समाज को अच्छा मार्ग दिखाती है, समाज को का पथ विचलन होने से रोकती है, समाज को एकता के सूत्र में आबद्ध करके निरंतर गतिशील होने का जो संदेश है वो है गुरु शिष्य परंपरा। वो सदैव लोक मंगल की कामना है, लोक मंगल की आकांक्षा है। गुरु शिष्य परंपरा सदैव लोक मंगलकारी है, वह एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण कल्याण की कामना करती है। और भारत की गुरु शिष्य परंपरा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुंधरा एक कुटुंब है और संपूर्ण विश्व की शांति की कामना करता है। वह अस्तो माँ शतगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर माँ अमृतगमय। वह मृत्यु से अमृत की ओर, अमरत्व की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने की ये परंपरा है भारत की गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा का मतलब है, इसका अर्थ है, गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है चिंतन करना, मनन करना, विचारण करना, विश्लेषण करना। आज जितना विश्लेषण हुआ है, ज्ञान तो मौलिक रूप से वही होता है, लेकिन युग की सापेक्षता में उसे विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है और इसीलिए विश्लेषण अगर नहीं होगा तो वर्तमान में जो मौलिक ज्ञान है वह अवचेतन में चला जाएगा। उसे चैतन्य में लाने का काम गुरु शिष्य परंपरा ही करती है और उसके लिए उसकी मीमांसा, उसकी व्याख्या, उसके इंटरप्रिटेशन, उसके एनालिसिस की आवश्यकता होती है और गुरु शिष्य परंपरा यही करता है, चिंतन करता है, मनन करता है। उसके लिए हम उसको प्रासंगिक बनाते हैं। जैसे भारत में चुनाव की जो प्रणाली थी, मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो वो कितना विकृत हो चुका था, लेकिन युग की सापेक्षता की, इस लोकतंत्र की सुचिता के लिए, लोकतंत्र के सन्मार्ग के लिए, लोकतंत्र में विश्वास के लिए, लोकतंत्र में आस्था के लिए चुनाव आयोग में अनेक चुनाव सुधार किए जाते हैं। ये हमारे
हमारा जो मौलिक ज्ञान है, जिस संविधान से हम प्रेरित होते हैं, उस संविधान की प्रासंगिकता को निर्धारित करने के लिए हम निरंतर सदप्रयास करते रहते हैं। उसके लिए निरंतर संवाद की आवश्यकता होती है, वाद प्रतिवाद और संवाद की आवश्यकता होती है। उसके लिए निरंतर थीसिस, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस की आवश्यकता होती है। वही चिंतन है, वही मनन है, वही विचारण है, वही विश्लेषण है, वही निर्वचन है। गुरु शिष्य परंपरा प्राचीन काल में आत्मिक संबंधों की संरचना करता था। गुरु अपने शिष्य को आत्मज्ञान देता था, आत्मबोध करता था और उसे समाज के लिए उपयोगी बनाता था। उसे श्रेष्ठ मानव के रूप में प्रतिस्थापित करता था। लेकिन आज भी गुरु शिष्य परंपरा भारत में नहीं मिटी है। हम अपनी कक्षाओं में, जितने हमारे शिक्षक मित्र हैं, अपनी कक्षाओं में जब बैठते हैं तो कक्षाओं में अपने विद्यार्थियों को देखते हैं कि यह बीए प्रथम वर्ष में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में जाएगा, फिर थर्ड ईयर में जाएगा, और यह 5 साल के बाद इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसकी परिकल्पना हम करते हैं। यही हमारा आज के प्रसंग में, आज के यद्यतन युग में हमारा आत्मिक संबंध है। नितांत निजी बातें, बहुत नितांत निजी बातें, क्या घर की परेशानी है, आज भी वह अपने शिक्षक से आके कहता है। आज का शिक्षक चुटिया में नहीं होता है, खड़ाऊ नहीं पहनता है, गुरुकुल में नहीं बैठता है, लेकिन उसका मन, उसका हृदय और उसकी चेतना, उसकी बौद्धिकता का जागरण का स्वरूप आज भी उसी कालखंड का द्योतक है। कालखंड का द्योतक हो या न हो, उसी स्वरूप में उसके कल्याण की कामना करता है कि हमारा शिष्य कैसे आगे बढ़े। और ये सभी हमारे अध्यापक मित्र, हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, जितने हमारे मित्र हैं जो आज अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं, सबको ज्ञात है कि हम अपने शिष्य में उसका दर्शन करते हैं। और गुरु वो होता है कि शिष्य गुरु के इस शरीर के अवसान के बाद भी, उसके मृत्यु के बाद भी शिष्य में वो शब्द के रूप में वो जीवित रहता है। गुरु कभी मरता नहीं है। इसलिए गुरु शिक्षक एक पद है, व्यक्ति नहीं है शिक्षक। वो पद है, वो गरिमा है, वो ग्लोरी है, वो अभिमान है भारत का। और यही है भारत की गुरु शिष्य परंपरा। तो प्राचीन काल में यह आत्मिक संबंध था और आज यह संबंध सांसारिक हो गया है। हम अपने शिष्य को स्किल करते हैं, हम अपने शिष्य को ऐसी शिक्षा देते हैं ताकि वह अपना आर्थिक उपार्जन भी कर सके, वह अपनी सामाजिक जीवन में सफलता अर्जित कर सके, वो अधिकारी बन सके, प्रोफेसर बन सके, जीवन के विविध क्षेत्रों में उत्कर्ष कर सके। यह हम सभी आज भी शिक्षक, अध्यापक, प्रोफेसर हम यह देखते हैं, कामना करते हैं और उसी मार्ग की ओर उसे प्रेरित करते हैं। यहाँ पर आत्मिक संबंध का तात्पर्य, जो गुरु शिष्य परंपरा का प्राचीन संबंध था, आत्मिक था। आत्मिकता का यहाँ संबंध केवल आत्मा से आत्मा का संबंध नहीं था, यह बौद्धिकता का संबंध था, यह हमारी चेतना का संबंध था। एक चेतना दूसरे चेतना को जागृत करती है और चेतना निरंतर परिमार्जन की अपेक्षा करती है। निरंतर परिमार्जन, अगर हमारी चेतना को हम रिफाइन नहीं करेंगे तब तक एक विद्यार्थी का कल्याण नहीं हो सकता, तब तक एक स्टूडेंट का वेलफेयर नहीं हो सकता, तब तक कि समाज का भी परिमार्जन, जब तक चेतना का परिमार्जन नहीं करेंगे, जब तक हम बुराइयों को दूर नहीं करेंगे, अच्छाइयों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा चेतना का निरंतर परिमार्जन है, हमारी बुद्धि का निरंतर जागरण है और एक नवीन जागरण। और उस जागरण में बहुत कुछ छूट जाता है, जो बोझिल हो जाता है उसको हम छोड़ देते हैं, और जो नवीन होता है, जो नवाचार होता है, उसको हम, इनोवेशन होता है, उसको हम निरंतर ग्रहण करते चलते हैं। तो प्राचीन कालखंड में आत्मिक संबंध था, वर्तमान में वो बौद्धिक और चेतना का जागरण है। इसीलिए गुरु आज भी आत्म रूप है, वह देह रूप नहीं है। वह चेतना को जगाने आया है। किसी व्यक्ति के शरीर का परिमार्जन करने, किसी शरीर का सुधार कर चिकित्सक का काम है, लेकिन गुरु का काम किसी की बुद्धि का संस्कार देना है, किसी बुद्धि का परिमार्जन करना है, किसी की बुद्धि को स्पष्ट दिशा निर्देश करके उसे लोक उपयोगी बनाना है,
अपने लिए उपयोगी बनाना है, अपना आत्मोत्थान करना है, जिससे समाज का उत्थान हो सके। इसीलिए भारत में गुरु को गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु का स्थान इस गुरु शिष्य परंपरा में गुरु बहुत विलक्षण था, गुरु अद्भुत था, अपूर्व था। गुरु अपने ज्ञान शक्ति से अपनी उच्चता के शिखर पर था, और वो ऐसा था जो महेश की तरह था। महेश हमारे हमारे सामाजिक जीवन में भारत का नेतृत्व करने वाले हमारी 3 शक्तियां हैं, और जिसे हम 3 ईश्वर के रूप में, अवतार के रूप में जानते हैं, वह है राम, कृष्ण और शिव। राम ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से शिक्षा ली, और राम का रामत्व राम से भी बड़ा है। इसी प्रकार दूसरा जो बड़ा उत्कृष्ट नाम है, राम हमारी मर्यादा के प्रतीक हैं, तो कृष्ण हमारे विवेक के परिचायक हैं। कृष्ण भारत की बुद्धि, कृष्ण भारत की चेतना, कृष्ण भारत का विवेक है। वह भी संदीपनी का शिष्य है, और भगवान शंकर तो शाश्वत है। उन्हें, भगवान शंकर को भारत का मौलिक, उन्हें आदि शिक्षक कहा गया, वो आदि अध्यापक हैं। और उन्होंने फिर 7 ऋषियों को दीक्षित किया था, जिनकी शिष्य परंपरा, वो गुरु शिष्य परंपरा है, वो आदि हमारे गुरु हैं। और शिव के शिष्यों के जो सप्तऋषियों की श्रृंखला है, वह है महर्षि अत्रि, जमदग्नि, कश्यप, विश्वामित्र, भारद्वाज, वशिष्ठ और गौतम। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा का विशिष्ट स्वरूप है, राम, कृष्ण और शिव। हम राम को मर्यादा के रूप में जानते हैं, और गुरु शिष्य परंपरा आज भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद, हमारे अधिकार हैं, लेकिन अधिकार इतने अनंत नहीं है कि हम दूसरे के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकें। वह गुरु शिष्य परंपरा की राम की मर्यादा है। कृष्ण का विवेक, कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए, व्यष्टि को समापन के लिए और समष्टि को स्थापित करने के लिए, सबके कल्याण के लिए, व्यष्टि के माने व्यक्तिवाद के तिरोहन के लिए, समाप्त करने के लिए, अवसान के लिए उन्होंने महाभारत का युद्ध आयोजित करवाने की प्रेरणा दी। और उनके भी शिष्य अर्जुन, और महाभारत स्थापित हुआ। हमारे जागृत विवेक का प्रतीक है। जागृत विवेक मैं गुरु को इसलिए कहता हूं, कृष्ण का जो विवेक जागृत शक्ति है, विवेक का जो प्रतिनिधित्व है, जो विवेक का प्रतीक है, हमारे उत्कर्ष का प्रतीक है। और यदा यदा ही धर्मस्य, धर्म की स्थापना करना कैसे है, और धर्म सबका कल्याण करता है, व्यक्ति का नहीं। आपको प्रसंग महाभारत का याद होगा। महाभारत के प्रसंग में व्यक्तिगत अहंकार और व्यक्तिगत संकल्प भीष्म का था कि हमारे सम्मुख कोई भी स्त्री आएगी तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। अंबे और अंबालिका में से जो शिखंडी वर्तमान में थे, वह रथ लेकर के सामने सम्मुख आ जाते हैं भीष्म के। यह भीष्म का व्यष्टिवाद है, भीष्म का व्यक्तिवाद है। और देखिए भगवान कृष्ण का विवेक, यह गुरु का विवेक देखिए। उसने कहा कि अब कल्पना करिए, जिस सेना का सेनापति, कमांडर इन चीफ युद्ध करने से मना कर दे, उसकी सेना क्या लड़ेगी। तब कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह भीष्म विधर्मी है, यह तुम्हारा बंधु बांधव हो अलग बात है, लेकिन राष्ट्र के लिए यह विधर्मी है, ये राज्य के लिए विधर्मी है, इस पर बाणों का संधान करो। यह व्यक्तिवादी हो गया है। यही व्यक्तिवाद द्रोणाचार्य को भी हो गया था। जब जब व्यक्तिवाद हुआ है, समष्टि के लिए, सबके कल्याण के लिए और धर्म की प्रतिस्थापना के लिए, उस कृष्ण के गुरु तत्व की आवश्यकता होगी, जो अर्जुन को उपदेश देता है। और आज स्थिति यह है कि जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, महाभारत ही भारत है। महाभारत के जितने तात्विक तत्व हैं, उनकी प्रतिस्थापना हम भारत में नहीं करेंगे तो भारत को हम भारत नहीं बना सकते हैं। सब कुछ बना सकते हैं, वह भारत नहीं हो सकता। तो जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है, और जो भारत है वह गुरु शिष्य परंपरा का ही
की अभिव्यक्ति है, उसी का स्वरूप है, उसी की निरंतरता भारतवर्ष है। तो भारतवर्ष ज्ञान का प्रवाह है और ज्ञान के प्रवाह का जो एक अन्य नाम है वह गुरु शिष्य परंपरा। अब मैं तीसरा जो भारत का अमूल्य प्रतिनिधित्व करने वाले देवता हैं, जिन्हें आदि गुरु जैसे शंकर शिव को मैंने, जो शाश्वत हैं, उनका न जन्म है न मरण है, ऐसे मोक्ष को प्रदान करने वाले मोक्षी है। शंकर ने क्या कहा? शंकर का स्वरूप क्या है? शंकर का स्वरूप, जहां राम का स्वरूप मर्यादा है, कृष्ण का स्वरूप बुद्धि का जागरण है, विवेक है, उत्कर्ष है, शंकर का स्वरूप संहारक है, शंकर का मन संहारक है। तो ये गुरु शिष्य परंपरा संहार करने की भी सामर्थ्य रखती है। याद करिए, स्मरण करिए चाणक्य को। जब इस देश के लिए आवश्यकता हुई चंद्रगुप्त को, तो चंद्रगुप्त कौन था? एक मौर्य, एक अति पिछड़े परिवार का बेटा। उसे राजप्रसाद में ले आने, राजा के पद पर और भारत का विशाल नेतृत्व करने की सामर्थ्य उसी गुरु चाणक्य ने प्रदान कर दी थी, उसी चंद्रगुप्त चाणक्य ने की। और यह गुरु शिष्य परंपरा का शंकर जैसा संहारक मन है, जिसने महानंद का, जिसने नंद वंश का विनाश किया था, नंद का विनाश किया था और सृजन किया था किसका? चंद्रगुप्त का। तो ये तीनों गुरु शिष्य परंपरा का विशिष्ट स्वरूप है। इसीलिए ध्यानम मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्रम मूलम गुरु वाक्यम, मोक्षम मूलम गुरु कृपा। यह सब गुरु की कृपा ही है। ये भारत की अनादि गुरु शिष्य परंपरा है। भारत के लोक मंगल के कवि पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी सर्वप्रथम गुरु की ही वंदना की थी। तो ये गुरु शिष्य परंपरा में का इतना शाश्वत स्वरूप है कि गुरु की वंदना माने गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति भक्ति। और यह भक्ति, समर्पण और श्रद्धा क्या है? चेतना का विस्तार है, भारत का विस्तार है, भारत के ज्ञान का विस्तार है, भारत के ज्ञान के क्षितिज का विस्तार है। यह हमारी भव्यता है, यह हमारी दिव्यता है। गुरु शिष्य परंपरा अज्ञानता से दूर करने की प्रक्रिया है। भारत में गुरु शिष्य परंपरा सूर्य के समान है, जो तिमिर को समाप्त कर देता है। वंदे बोधमन्य नित्यम गुरु शंकर रूपिणीम, विना न पश्यन्ति योगिनः सात्य स्वरूप कपीश्वरम। यह गुरु का स्वरूप है। भारत में गुरु इसी रूप में प्रतिस्थापित है। भारत में गुरु निरंतर ज्ञान का प्रवाह है, निरंतर ज्ञान का आलोक है। कोई ज्ञान मतलब केवल वैदिक ज्ञान नहीं, निरंतर जो भौतिक ज्ञान भी है वह वैदिक ज्ञान का ही उत्कर्ष है, वह वैदिक ज्ञान से ही निकला हुआ है। निश्चित ज्ञान के तो अनंत स्वरूप हैं, जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी तरह ज्ञान का स्वरूप अनंत है। ज्ञान किस रूप में उसका निर्वचन होगा और वर्तमान में उसकी रिलेवेंसी, उसकी प्रासंगिकता किस तरह निर्धारित होगी, यह गुरु शिष्य परंपरा से भी आता है। भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को प्रदान करने का यत्न करता है, कुछ भी नहीं छोड़ता है, सब कुछ लुटा देता है। यह त्याग और वैराग्य का अद्भुत स्वरूप है। तो गुरु शिष्य परंपरा, भारत में त्याग है, भारत में वैराग्य है। और जब जब यह त्याग और वैराग्य घटता है, भारत कमजोर होता है, भारत की शिक्षा पद्धति कमजोर होती है, भारत का समाज कमजोर होता है, यह राष्ट्र कमजोर होता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में शिक्षा एक दान है, शिक्षा एक त्याग है। त्यागी पुरुषों द्वारा ही ज्ञान का दान किया जाता था। जब तक भारत ऐसा करता रहा, तब तक भारत का कल्याण होता रहा है। भारत निरंतर ज्ञान का प्रतीक है और ज्ञान के दान का प्रतीक है। उसके लिए कामना नहीं करता है कि उसे क्या मिलेगा। और दीक्षांत समारोह के बाद गुरुकुल के दरवाजे पर कोई शिष्य खड़ा होता था तो उससे उसकी कभी जाति नहीं पूछी जाती थी, उससे उसका कभी धर्म नहीं पूछा गया, उसका संप्रदाय नहीं पूछा गया। और पैसे का अभाव है, निर्धनता और विपन्नता में भी गुरुकुल के द्वार उस छात्र के लिए खुला रहता था। उसकी प्रसन्नता थी, क्योंकि गुरु और शिष्य के बीच एक संहिता थी, एक कोड था, और उस कोड का एक रेगुलेशन था। उस रेगुलेशन का पालन गुरु भी अपनी मर्यादा में करता था और शिष्य भी अपनी मर्यादा में करता था। हिंदी में परंपरा का शाब्दिक अर्थ है बिना व्यवधान के श्रृंखला रूप में जारी रहना या निरंतरता में बना रहना। गुरु शिष्य परंपरा यही ज्ञान का अबाध प्रवाह है।
परंपरा हमारी प्रणाली है और किसी विषय या उपविषय का ज्ञान बिना किसी परिवर्तन के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जब स्थानांतरित होता है, कैसा ज्ञान, एक शाश्वत ज्ञान, तब हम उसे गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं। और भारत में यही गुरु शिष्य परंपरा है। भागवत पुराण में वेदों का वर्गीकरण और परंपरा द्वारा इसके हस्तांतरण का वर्णन किया गया है। परंपरा का अर्थ है एक निर्बाध श्रृंखला, एक निर्बाध संचरण, एक अबाध यात्रा। गुरु शिष्य परंपरा का मूल निहितार्थ शब्द साधना में है। गुरु अपने शिष्य के समीप बैठ करके शब्द की साधना करता है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में आ गए हैं। लगभग 10-15 तो हम लोग भी जानते हैं जो तकनीकी और विज्ञान के क्षेत्र से नहीं है। चैट जीपीटी, हमारे यहाँ जेमिनी है, AI फ्री ऑनलाइन है, आस्क ऑनलाइन है, ये तमाम आ गए हैं। लेकिन मूल स्वरूप में, और यह मैं कहूंगा कि यह मनुष्य के मौलिक ज्ञान और मशीन का एक युद्ध भी है। लेकिन इसमें AI को हम प्रभावी नहीं होने दे सकते, क्योंकि AI की एक कमजोरी है। AI जितना आप ज्ञान देंगे और जितना ज्ञान ब्रह्मांड में है और जितना ज्ञान हमारे इंटरनेट पर है, हमारा ग्लोबल ज्ञान है और लिखित रूप में उसका डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, केवल उसी ज्ञान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पकड़ेगा। हमारे मौलिक ज्ञान को इंटेलिजेंस नहीं पकड़ेगा। हम कह सकते हैं कि हमारा चैप्टर तैयार कर दो, उसमें क्वेश्चन आवर तैयार, उसमें क्वेश्चन तैयार कर दो, उसमें रेफरेंस तैयार कर दो, AI से हमारा स्पीच तैयार कर दो, हमारा लेक्चर तैयार कर दो, डिलीवर्ड के फोटो लेगा और हमारा ही मुंह चलता हुआ मुखाकृति आएगी और वो वाचन करने लगेगा, मेरा क्लास चल जाएगा AI। लेकिन AI मौलिकता नहीं ले पाएगा। यही पराजय है AI की, और यही हमारे ज्ञान के निरंतरता के और NEP 2020 की प्रासंगिकता इसी में निर्धारित है कि जो शाश्वत है, अगर उससे विमुख भारत होगा तो भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा और दुनिया को वह सन्मार्ग पर प्रेरित नहीं कर पाएगा, विश्व को ज्ञान नहीं दे पाएगा। आज योग से लाभान्वित हो रहा है। हमारी ज्ञान परंपरा में कितना विचलन है। हमारे नालंदा जैसे विहार जलते रहे वर्षों तक। हमारी ज्ञान परंपरा का कितना विनाश हुआ है। AI ही विनाश का एक तरीका नहीं है। AI विनाश का तरीका नहीं है, क्योंकि हम उसे अपने मस्तिष्क पर प्रभावी नहीं होने देंगे। हम अपने मौलिक ज्ञान से उस पर विजय प्राप्त करेंगे और हमारी मौलिकता ही हमारी उपलब्धि होगी, हमारी मौलिकता ही हमारी सार्थकता होगी, हमारी मौलिकता ही हमारी शक्ति है, हमारी सामर्थ्य है। AI कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसमें उसी गुरु शिष्य परंपरा को निरंतरता में, हमारी गुरु शिष्य परंपरा कभी समाप्त नहीं हो गई। गुरुकुल समाप्त हो गए, लॉर्ड मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र भले कितना यत्न कर लें, भारत की गुरु शिष्य परंपरा कभी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि यह शाश्वत है। इस पर थोड़ा सा धूल और धुंध जम सकती है, लेकिन भारत की गुरु शिष्य परंपरा समाप्त नहीं होगी। और गुरु शिष्य परंपरा का मूल निहितार्थ हमारी शब्द साधना है, और शब्दों को भारत में ब्रह्म कहा गया है, और ब्रह्म को कोई AI नहीं पकड़ सकता है। हम इतना ही कर सकते हैं, वो AI के सामर्थ्य के बाहर है। वैज्ञानिकों का ऐसा प्रतिदावा है कि ब्रह्मांड में जितनी फ्रीक्वेंसी है, कृष्ण ने जो अपना अनुपम अद्वितीय अपूर्व उपदेश कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता में दिया था, उस फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और ओरिजिनल गीता का ज्ञान हम सुन सकते हैं। विज्ञान इतना ही कर सकता है, लेकिन AI गीता का प्रणयन, गीता की संरचना नहीं कर सकता है। न भूतो न भविष्यति, गीता केवल कृष्ण की देन है, कृष्ण का विवेक है, कृष्ण का उत्कर्ष है, कृष्ण का मानस है, कृष्ण का विज्ञान है, कृष्ण का योग है। वो किसी दूसरे की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामर्थ्य के बहुत दूर की चीज है, और यही भारत के गुरु शिष्य परंपरा की मौलिकता है। इसमें अनंत ब्रह्मांड समाहित है, इसमें पूरा विश्व है। जैसे पूर्ण वृत्त के बिना अर्धवृत्त की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरह गुरु शिष्य परंपरा संपूर्णता का प्रतीक है, वो अर्धवृत्त नहीं है। और अर्धवृत्त AI हो सकता है,
अर्धवृत्त विज्ञान की कुछ तकनीकी उपलब्धियां हो सकती हैं, विज्ञान तो शाश्वत है, लेकिन उसकी प्रौद्योगिकी अल्पकालिक है। बाप का इंजन समाप्त हो गया, उसके जगह दूसरा रिप्लेस करके दूसरा ले लिया। एआई से भी कोई दूसरा तेज इंटेलिजेंस हो सकता है, लेकिन इस मौलिकता का स्थान कभी नहीं ले सकता है। ये हमारा गुरु शिष्य परंपरा का निहितार्थ है, हमारी शब्द साधना है। और शब्द साधना का अर्थ था उत्तराधिकार। ज्ञान गुरु उत्तराधिकार के रूप में एक शिष्य उसको एडाप्ट करता था और अंततः यह स्थापन होता था। ये ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी। ज्ञान का निरंतर विस्थापन होता रहता था, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित होता रहता था। गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य गुरुकुल के आवास में गुरु के समीप रहकर परिवार के सदस्य के रूप में, सच्चे शिक्षार्थी के रूप में शिक्षा को प्राप्त करता था। यह कितना गुरु शिष्य परंपरा मालिन्य को समाप्त करता था, यह दूरियों को मिटाता था। गुरु के लिए यह आवश्यक था कि वह संहिता में था, स्कंद पुराण में भी उसका उल्लेख हुआ है कि वह शिष्य की जाति, धर्म, उसका जनेऊ, उसका बंधन कुछ नहीं पूछता था। जो भी शिष्य आता था उसको वो शिक्षा देता था। अब हम थोड़ा सा उसके इतिहास पर जाएंगे। गुरु शिष्य परंपरा के उपनिषद की प्रारंभिक मौखिक परंपराओं में गुरु शिष्य संबंध सनातन धर्म के मूलभूत घटक के रूप में विकसित हुआ था। उप का अर्थ ही होता है समीप, और निषद मतलब बैठना। गुरु के समीप बैठ करके जो उत्कर्ष है, भारतीय मेधा का जो चरम उत्कर्ष है, उपनिषद है। मैंने अभी आपसे पहले अपने आख्यान के प्रारंभ के क्षणों में ही बता रहा था कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और अंतिम वेदों की व्याख्या है उपनिषद। उपनिषद में सूक्ष्म व्याख्या है, जीव ब्रह्म की व्याख्या है। जीव के उद्देश्य को निर्धारित किया गया है, मनुष्य के उद्देश्य को निर्धारित किया गया है, और यहीं से वेदों की व्याख्या का अंत हो जाता है। इसीलिए इसे वेदांत कहते हैं। उपनिषद इसी वेदांत की अभिव्यक्ति है, और वो गुरु शिष्य परंपरा की पराकाष्ठा है, हाईएस्ट स्टेज है, अद्वितीय है, एक्सीलेंट है गुरु शिष्य परंपरा का। उपनिषद में जैसा मैंने बताया कि जो संस्कृत शब्द है उप, उसका अर्थ है नजदीक या निकट जाना। नी का मतलब होता है, यह नी धातु है जिसका अर्थ है और निकट होना, और सद का अर्थ है बैठना, गुरु के निकट बैठना ही उपनिषद था। और इसी तरह हम इसको देख सकते हैं राम और हनुमान का, कृष्ण और अर्जुन का। ये जो हमारी उत्कृष्ट परंपरा है उसी का परिचायक है। गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण और अर्जुन, गुरु शिष्य परंपरा भारतीय दर्शन का आधार है। और फिर मैं कहूँगा कि जो महाभारत में है वही भारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। अर्जुन का गीता का उपदेश इसी पराकाष्ठा का, गुरु शिष्य परंपरा और ज्ञान का अद्वितीय स्वरूप है। गुरु शिष्य परंपरा का परिणाम है योगेश्वर। कृष्ण का अर्थ है आंतरिक विवेक का जागरण, अर्जुन का अर्थ है पुरुषार्थ, और शिक्षा का अर्थ है जागरण और पुरुषार्थ। और यही गुरु शिष्य परंपरा का निहितार्थ है, जहां पर जागरण भी हो, हमारी बुद्धि का जागरण भी हो, और कर्म करने का पुरुषार्थ भी हो। यह बुद्धि ही कर्म कराती है। हमारी मेंसीरिया अगर मैलाफाइड हो जाएगी, हमारा मस्तिष्क ब्रेन मैलाफाइड हो जाएगा, तो हम उससे बोनाफाइड काम करा नहीं सकते। अगर हमारा मस्तिष्क विकृत हो गया, हमारी बुद्धि विकृत हो गई, तो उससे सन्मार्ग की कामना नहीं कर सकते। इसलिए एक जागृत बुद्धि, एक उत्कृष्ट विवेक ही उत्कृष्ट पुरुषार्थ करा सकता है, वही महाभारत का सृजन कर सकता है, और अर्जुन युद्ध के लिए यत्न कर सकता है। यही गुरु शिष्य परंपरा का निहितार्थ है, जहां गुरु कृष्ण अर्जुन को युद्ध में जो मोह हुआ था, मोह के बंधनों से, उन अविचारों से, उक्की विचारों के बंधनों से मुक्त करके शिष्य को संपूर्णता में प्रदर्शित करता है, और शिष्य में कर्तव्य बोध, कर्तव्य भान और अगाध ज्ञान का भंडार का संचार करना ही गुरु की सार्थकता है, और यही गुरु शिष्य परंपरा है।
जो व्यष्टि का, जो व्यक्तिवाद का नाश करे और समष्टिवाद का निरंतर उत्कर्ष करे, यही गुरु शिष्य परंपरा है। वेदों का अर्थान्वयन गुरु शिष्य परंपरा का प्रतिफल है, जिसकी विषय में हमने अभी विस्तृत चर्चा की है। आज का गुरु भी गुरु शिष्य परंपरा प्रज्ञा को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है, चाहे वह इसरो हो, नासा हो, हर जगह हम यही देखते हैं। लेकिन भारत में जो ज्ञान का हमारा जो नॉलेज सिस्टम है वह बहुत सस्टेनेबल है, वो अस्थायी है, उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम नहीं है। तो गुरु शिष्य परंपरा हमारी शिक्षक और शिक्षार्थी की निरंतरता का प्रतीक है, हमारी ज्ञान का प्रतीक है। आज गुरु का स्थान शिक्षक ने ले लिया है, शिष्य शिक्षार्थी हो गया है, स्टूडेंट हो गया है, लेकिन उसका मौलिक स्वरूप नहीं बदला है। गुरु शिष्य परंपरा ज्ञान की निरंतरता है। गुरु शिष्य परंपरा के विविध क्षेत्र हैं, वह आध्यात्म का क्षेत्र हो सकता है, संगीत, कला, वेदाध्ययन, वह वास्तुकला हो सकता है, इत्यादि क्षेत्र हैं, वो विज्ञान का भी क्षेत्र है। तो ये निरंतर अज्ञान को नष्ट करने वाला, ज्ञान को प्रकाशित करने वाला गुरु शिष्य परंपरा है। गुरु का भारत की ज्ञान परंपरा में गुरु का विशिष्ट महत्व रहा है। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अधिक सम्मान का पात्र है, इसीलिए हम उसका नामोल्लेख भी नहीं करते। हम अपने गुरुओं का नाम अब भी हम नहीं लेते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा भले प्रोफेशनल हो गए, हम रावल सर का नाम ले लें, हम शर्मा मैम का नाम ले लें, लेकिन हम प्रायः ऐसा कहते नहीं। शिष्य तो नहीं कहता है, क्योंकि अपने गुरु को वो श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। उसी गुरु ने उसकी बुद्धि को प्रेरित किया है, उसकी बुद्धि में ज्ञान का भंडार भरा है, उसकी चेतना को झंकृत किया है। तो गुरु शब्द का अर्थ भारत में सन्मार्ग को प्रेरित करने वाला रहा है। गुरु अद्वितीय है, गुरु की कोई सीमा नहीं है। तो ये हमारे भारत में गुरु शिष्य परंपरा का निहितार्थ रहा है। अब हम आते हैं कि गुरु समाज को सुधारने वाला भी है। हमारा गुरु समाज का सुधार करता है। गुरु सामाजिक जीवन को निरंतर सन्मार्ग में मेरा लेक्चर जब आपको समाप्त होने को लगे तो आप हमें रोक सकते हैं। अभी कितना समय मेरे पास है? रावल सर, मेरे पास कितना समय है? जी सर, अभी अभी 25 मिनट है हमारे तो पास। ठीक है, अभी हमारे पास 25 मिनट से ज्यादा अपना संवाद करना है, अपनी बात करनी है। तो गुरु समाज का सुधार करने वाला और व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला क्रांतिकारी है। अब आपको ये थोड़ा सा सुनने में लगेगा कि क्रांतिकारी कैसे गुरु हो सकता है। भारत के गुरुओं ने सदैव क्रांति की मिसाल प्रतिस्थापित की है। मैंने अभी कहा कि चाणक्य ने एक क्रांति की और एक ऐसे राजा को हटा दिया जो राष्ट्र के कल्याण के हित में नहीं था। तो गुरु समाज का सुधार करने वाला, व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला क्रांतिकारी भी है। कबीर ने ऐसी ही क्रांति की थी। कबीर वैसा ही तत्वज्ञानी पुरुष था। कबीर का लोकतांत्रिक मन सामाजिक जीवन का और धार्मिक जीवन का सुधार करता है। सामाजिक और धार्मिक जीवन का जो पेव ऑफ दी वे है, उसको वो ठीक करता है, उसका उत्थान करता है, उसको सन्मार्ग पर प्रेरित करता है, उसे अच्छे मार्ग देता है। तो गुरु का जो ज्ञान था, गुरु सदैव ज्ञान में आकंठ डूबा हुआ था, ज्ञान में वो समाहित था, क्योंकि वो मौलिकता थी गुरु में, नैतिकता थी, उसमें प्रेम था और निस्वार्थता थी। और यही निस्वार्थता, ज्ञान, प्रेम अपने शिष्य में स्थापित करता था। तभी भारत था, तभी भारत विश्व का गुरु था। भारत में ज्ञान का यह जो अद्वितीय स्वरूप है, आज भी है। भारत में विश्व भारत के आगे, भारत के ज्ञान के आगे वंदन है। और हमारी थोड़ी सी हमारा डिरेल ज्ञान इसलिए होता है कि हम अपने संस्कृत की उस वाचिक परंपरा से दूर, अगर हम संस्कृत वांग्मय को जानना चाहें तो हम जानते कैसे हैं? मैक्स मूलर की सहायता से, अंग्रेजी की सहायता से। और यह मैकाले की परंपरा ने, वुड डिस्पैच ने, मैकाले की शिक्षा पद्धति ने, ओरिएंटल कॉलेजों की स्थापना ने, 1961 के परिषदीय अधिनियम ने, और जो 4
विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिसमें बाद में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित होता है। कलकत्ता, मद्रास, मुंबई और प्रयागराज इलाहाबाद का विश्वविद्यालय, वह उसी की देन थी कि हमारी वो मौलिक ज्ञान परंपरा कहीं तिरोहित हो गई। और डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि हम कलम घिस्सू हो गए, केवल कलम घिसने वाले हो गए और हम अपने मौलिक और विशिष्ट ज्ञान से दूर चले गए। तो गुरु शिष्य में सब कुछ समाहित कर देना, शिष्य को उत्कृष्ट साधक बना देना और शिष्य के लिए गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा और गुरु की क्षमता का संपूर्ण रस अमृत पान कर लेना और फिर क्षमतावान हो जाना, पूर्ण विश्वास के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ और अनुशासन के साथ। इसीलिए भारत की संहिताओं में भी, गृह सूत्रों में गुरु शिष्य परंपरा के लिए एक मर्यादा की स्थापना थी और उसे हम संहिता कहते थे, जिसे गुरु शिष्य संहिता के नाम से जाना गया। उसका विवरण गृह सूत्रों में है, स्कंद पुराण में है। उसी संहिता का उल्लेख हमारे चाणक्य भी करते हैं, उस परंपरा का उल्लेख। और चाणक्य में भी, वो चाणक्य के अर्थशास्त्र में ही वो युक्ति थी जिसमें कैसा विद्यार्थी को होना चाहिए, उसे काक की तरह चेष्टा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए, निद्रा में वो श्वान की भांति हो, वो अल्पहारी हो, गृह का त्याग करे। और दूसरा क्या है, वह विद्यार्थी के पंच लक्षण उन्होंने सुनिश्चित किए। आचार्य चाणक्य ने ये बातें कही थी। गुरु शिष्य के बीच मात्र शाब्दिक आदान प्रदान नहीं होता था, प्रत्युत गुरु अपने शिष्य का संरक्षक भी था और उसमें, उसके स्नेहिल संरक्षण में वाद और संवाद भी गुरु से करता था। कभी कभी गुरु को भी वह आत्मबोध करा देता था, तथ्यों का संज्ञान करा देता था। तो ये गुरु और शिष्य का केवल एक तरफा संवाद नहीं था। वाचिक परंपरा और श्रुति परंपरा जरूर थी, लेकिन गुरु और शिष्य पारस्परिक संयोजन में थे, एक दूसरे से ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप, बौद्धिक संबंध रखते थे, अन्योनाश्रित थे। कभी कभी उस ज्ञान को शिष्य भी अपने प्रखर मेधा शक्ति से आलोकित कर देता था। इसीलिए यहां अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। और इसीलिए विद्यार्थी के इतने लक्षण बताए गए कि वह जब अल्पाहारी होगा, तो जब अल्प खाएगा, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, और इस तरह भी स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका की यात्रा पर थे और रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद का गुरु शिष्य संबंध तो विश्व के लिए अद्भुत और अपूर्व है। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि अधिक खाना विकृति है, कम खाना प्रकृति है और भूखे को भोजन देना भारत की संस्कृति है। तो उसी की बात बहुत पहले चाणक्य कर रहे थे और वो कितना बड़ा विज्ञान है। आप अत्यधिक भोजन करेंगे तो मस्तिष्क का सारा रक्त आपके लीवर के आसपास जाएगा भोजन को पचाने के लिए, और जब अल्प भोजन करेंगे, जब प्रकृति के अनुकूल भोजन करेंगे तो मस्तिष्क की तेजस्विता होगी। और वही बात बहुत बाद में विवेकानंद की संचयिका में है, कम खाना प्रकृति है, अधिक खाना विकृति है और भूखे को भोजन देना भारत की संस्कृति है। एक संवाद में जब एक पत्रकार ने पूछा था कि भारत में भिक्षाटन की परंपरा है, तो स्वामी जी ने कहा था कि आपके यहाँ भिक्षाटन नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ ओल्ड होम एज नहीं होता है। हमारे गांव में, हमारे यहाँ कोई भूखे मरने की परंपरा नहीं है। हम भिक्षा मांग लेते हैं, अपना पेट भर लेते हैं, समाज उसको भिक्षा देता है। समाज, हमारे संत परंपरा है, साधु परंपरा है, सन्यासी परंपरा है, वैरागी परंपरा है। हम तो दान देने वाले लोग हैं, दूसरे का पेट भरने वाले लोग हैं। और ऋग्वेद की पहली संहिता में का जो श्लोक है, उसमें कहा गया है कि भोजन का ग्रास ग्रहण करने के पहले
उस ग्रास ग्रहण करने वाले को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमारे आसपास कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है, तब उसे भोजन का ग्रास ग्रहण करने का अधिकार है। यह भारत की श्रुति परंपरा है, यह भारत की ज्ञान परंपरा है, यह भारत की वाचिक परंपरा है और यह भारत की गुरु शिष्य परंपरा है। वही वेदों का मौलिक ज्ञान 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में विवेकानंद जापान में अपने पत्रकार एक कॉरेस्पॉन्डेंस के क्वेश्चन के आंसर में कहते हैं। यह कितना महत्वपूर्ण है। तो मौलिकता समाप्त हुई? कभी नहीं समाप्त होती है। यही भारत में गुरु शिष्य परंपरा है और हम सब अध्यापक मित्रों का, हमारे सभी प्रतिभागियों का दायित्व है। मैं भी चाहता तो पीपीटी बना के आसानी से पढ़ा सकता था। पीपीटी बनाइए, उसकी भी जहां आवश्यकता है विज्ञान में, तकनीक में, लेकिन शब्द शब्द किसी के मस्तिष्क में उतर जाना, उसकी चेतना को झंकृत कर देना, बुद्धि को जागृत कर देना और उसकी इंटेलिजेंसिया को हाईएस्ट स्टेज पर ले जाने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी शब्द साधना कोई अध्यापक न छोड़े, न तो हमारा अध्यापक मर जाएगा। और जब कोई अध्यापक मरता है, शिक्षा मस्तिष्क से आती है, मस्तिष्क हमारा सॉफ्टवेयर है और शिक्षा एक राष्ट्र का सॉफ्टवेयर है। और जब यह सॉफ्टवेयर, यह मेधा शक्ति किसी राष्ट्र की समाप्त होती है तो वह निश्चित रूप से विनाश की ओर चला जाता है। हमारे ज्ञान का जो अंधकार था, तभी हमें रेनेसा या पुनर्जागरण करना पड़ा था। तो इसलिए हमारे ज्ञान के आरंभ की अवस्था थी, हमारे ज्ञान के निरंतर प्रदीप्त होने की अवस्था है और वह गुरु शिष्य परंपरा से ही आएगा। वह उसका कोई दूसरा समाधान और रास्ता नहीं है। गुरु शिष्य का कभी अहित नहीं करता है, कभी भी अहित नहीं करता है। एक प्रसंग आता है जो मैं आपको अभी बता देना चाहता हूं। इसकी बड़ी चर्चा होती है इस प्रसंग की, कि गुरु शिष्य परंपरा में दत्तात्रेय भी है, एकलव्य भी है। मैंने अभी कहा कि गुरु अपने शिष्य का अहित करना नहीं चाहता है। तो एक प्रसंग आता है महाभारत में और उसको हमारे लॉर्ड मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र जो हमारे मित्र हैं, वो उसकी दूसरी रूप में व्याख्या कर देते हैं, दूसरे रूप में निर्वचन कर देते हैं कि जो अंगूठा का प्रसंग है कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा ले लिया था, किसका? एकलव्य का। अंगूठा का प्रसन्न बड़ा महत्वपूर्ण है। एकलव्य क्या था? एकलव्य का परिचय जान लीजिए। जब द्रोणाचार्य पूछते हैं, जब वह कुत्ते के मुंह में सारा बाण मार देता है और अर्जुन भी विस्मित है, सारे बाण निकाले जाते हैं और कुत्ते के का जो श्वान का मुंह है उसमें कोई भी चोट नहीं है, वो चोटिल नहीं होता है। लेकिन वो चोटिल नहीं होता है, वो क्या था? आज अभी यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, वो लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह थी कि एकदम जहां माइक्रोमीटर पर लेजर पर हम मिसाइल को टारगेट करते हैं वहीं जाके गिरेगा, उतना ही वैज्ञानिकता से लेजर गाइडेड में एकदम माइक्रोमीटर से स्पंदित वह विज्ञान का चमत्कार था। वह एकलव्य में दिखाई देता है। फिर पूछते हैं, अब देखिए यहीं पर पथ विचलित करने, इतिहास की उस विकृत मानसिकता का परिणाम है, उस विकृत मानसिकता जो मैकाले और मार्क्स के पुत्रों ने भारत को दिया है, उसे दलित पुत्र कहा गया। और यहां पर कुछ ऐसी कोई बात नहीं है। जब द्रोणाचार्य कहते हैं कि ऐसा अद्भुत और होता है, तो द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो वो मूर्ति की तरफ इंगित कर देता है कि ये द्रोणाचार्य की मूर्ति की प्रतिस्थापित करके और उससे मूर्ति का वो अभ्यास करता था और कहा कि आप ही मेरे गुरु हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि आपसे तो मेरा कोई साक्षात्कार नहीं हुआ है, कभी आपसे मेरा मिलना नहीं हुआ है। कहा कि मन ही मन आपको मैंने गुरु माना है, क्योंकि ये सारी विद्या मैंने जानी है, उसका प्रयोग करके गुरुदेव ने उसका अभ्यास कराया था। लेकिन सुन के उस गुरु शिष्य परंपरा, मेरा मूल निहितार्थ है कि ये ज्ञान एकलव्य में सुन के गया हुआ था, श्रुति परंपरा, वाचिक परंपरा से गया था और उसका उसने अनूठा प्रयोग किया था। यह प्रिसाइज गाइडेड मिसाइल की तरह था
और जाके माइक्रोमीटर पर माइन्यूट टारगेट को वो किल करता था। लेकिन फिर पूछते हैं कि अपना परिचय प्रस्तुत करो। तो देखो यहीं पर जितने हमारे मैकाले और मार्क्स के लोग हैं यहाँ हमें धोखा देते हैं। वो पूछते हैं गुरु द्रोण, आचार्य गुरु द्रोण कि तुम किसके पुत्र हो, अपना परिचय दो। तो वो क्या कहता है, मगध नरेश जरासंध के सेनापति हिरण्य धनु का मैं पुत्र हूं। तो कोई साधारण एकलव्य परिवार का बेटा नहीं था, वो सेनापति कमांडर इन चीफ का लड़का था। और आज किस तरह उसकी विकृत व्याख्या होती है। गुरु शिष्य परंपरा इन्हीं विकृतियों के समापन का नाम है। कितना विकृत व्याख्या हमारे गुरु शिष्य परंपरा का ये मैकाले और मार्क्स के मानस पुत्र करते हैं। और आज भी उसकी आवश्यकता है मौलिकता की स्थापना, मौलिक ज्ञान की स्थापना, और जो विकृत ज्ञान है उसको दूर करना। फिर मैं आगे आता हूं। फिर कहा गया हमारे सारे ग्रंथ पद्य में लिखे गए हैं, गद्य में नहीं है। गद्य की भाषा सरल होती है, काव्य की भाषा लाक्षणिक होती है, व्यंजना शक्ति से युक्त होती है, उपमा होता है। तो उसमें इतनी अद्वितीय मेधा देखा। और ये सब त्रिकालदर्शी हमारे ऋषि थे। अर्जुन हो न हो, इस चीज का आभास गुरु द्रोण को था कि ऐसा अर्जुन से भी बड़ा ज्ञानी धनुर्धर, अगर वो जानते थे कि दुर्योधन की का लालच, दुर्योधन का दुराग्रह, दुर्योधन की लालसा, आकांक्षा जागृत है। और अगर एन केन प्रकारणे दुर्योधन जैसा राजा हो गया, और उसने जब कर्ण को मिला सकता है तो वो एकलव्य को भी मिला सकता है। तो उसने वचन लिया, गुरु द्रोण ने, जानते थे कि ऐसा विनाश होगा भारत का। और महाभारत जिस धर्म की स्थापना अधर्म के विनाश के लिए और समाज को विकसित करने के लिए, समाज की शुचिता के लिए, समाज के स्वस्थ परंपराओं के निर्वहन के लिए, अगर एकलव्य को दुर्योधन अपने सामीप्यता से, अपनी मित्रता से, अपने प्रलोभन से, अपनी उदारता से, अपने उदार मना से अगर अपनी तरफ आकृष्ट कर लेगा, तो आने वाला भारत अन्याय का भारत होगा, उसमें न्याय की प्रतिस्थापना नहीं होगी। तो एक वचन लिया द्रोणाचार्य ने कि तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे, मेरी गुरु दक्षिणा तुम दे दो, तुम युद्ध में भाग नहीं लोगे। ये उसका अर्थ था। अर्थ का अनर्थ क्या किया गया, अंगूठा मांग लिया गया। तो अगर हमसे कोई अपना अंगूठा कहे कि युद्ध में मत लड़ो, तो मानो हमारा अंगूठा उन्होंने काट लिया, मानो उसने हाथ काट लिया। ये व्यंजना शक्ति थी, ये लक्षणा थी। और उसका कितना अनर्थ अनर्गल किया गया। द्रोणाचार्य में वो सामर्थ्य था कि प्रसेनजीत के राजा प्रसेनजीत के सबसे बड़े सेनापति का हाथ काट ले, नहीं थी ये सामर्थ्य। तो जब सामर्थ्य नहीं थी, तो ये जो गुरु शिष्य परंपरा का अनर्गल प्रचार है, कृपया उससे हम सभी प्रतिभागियों को सावधान रहना है और भारत की मौलिक ज्ञान परंपरा को स्थापित करते हैं। वह मोक्ष की प्राप्ति थी। आज हम समाज और राष्ट्र का उत्थान आज का शिक्षक करता है। जहां विद्यार्थी अपने परिवार से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर गुरुकुल में अध्ययन व अध्यापन करता था। अध्ययन अध्यापन का प्रधान केंद्र क्या था, गुरुकुल था। वहां रहकर वह विद्या अध्ययन करता था। विद्यार्थी सत्यान्वेषी, बुद्ध काल में परिवारजक और गुरुकुल में अध्ययन करते थे। गुरुकुल में आचार्य को या अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था, प्रधान आचार्य को महामहोपाध्याय कहा जाता था, और जो श्रेष्ठ सबसे सीनियर प्रोफेसर था वह गुरुकुल का कुलपति कहा जाता था। रामायण काल में वशिष्ठ ऋषि का जो आश्रम था उसके कुलपति वशिष्ठ थे। महर्षि विश्वामित्र भी कुलपति थे। ऋषि विश्वामित्र को जब ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ तो इन्हीं गुरुकुलों की कृपा थी, यही गुरु शिष्य परंपरा थी। भगवान श्री राम ने महर्षि वशिष्ठ से के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी।
पांडवों ने ऋषि द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से शिक्षा प्राप्त की थी। और जहां से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं वह प्रयागराज है, और प्रयागराज में जो राम कथा है वो संवाद की कथा है। एक कथा यही हुई थी भारद्वाज ऋषि के आश्रम में, उस गुरुकुल में, जहां पर ऋषि भारद्वाज जो महामहोपाध्याय थे, ऋषि भारद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ था। राम कथा यहाँ से आगे बढ़ती है, काकभूषुंडी का संवाद है, शिव और पार्वती का संवाद है। तो ये संवाद इंगित करते हैं कि भारत में ज्ञान का प्रवाह गुरु शिष्य परंपरा का अप्रतिम उदाहरण है। गुरुकुल के विकसित रूप तक को अगर हम बाद में देखते हैं भारत के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो गुरुकुल का जो विकसित रूप था वह तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी थे। ह्वेन-सांग के यात्रा विवरण से पता चलता है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला तथा वल्लभी के गुरुकुल में दूर दूर से विद्यार्थी, विश्व के अनेक कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, और उनके गुरु विश्वविख्यात उस समय के मीमांसक आचार्य हुआ करते थे। वाराणसी प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र था, जिसे हम प्राचीन काशी के नाम से जानते हैं। जहां से मैं बोल रहा हूं यहीं से मात्र 115 किलोमीटर पूरब की तरफ काशी है। बंगाल तथा महाराष्ट्र के नासिक में भी गुरुकुलों की श्रेष्ठ परंपरा थी। गुरुकुलों के अंतर्गत 3 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। गुरुकुल जहां विद्यार्थी आश्रम में बैठकर गुरु के साथ रहकर विद्या अध्ययन करते थे। एक परिषद थी जो बहुत डेमोक्रेटिक थी। परिषद जहां विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, जहां विशेष ज्ञान और विशेषज्ञों द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वह परिषद था। वो गुरुकुल का एक उत्कृष्ट, और इससे बड़ा गुरुकुल अगर छोटा कॉन्सेप्ट था तो उससे बड़ा जो लार्जर कॉन्सेप्ट था वह परिषद का था। उसके बाद तपस्थली, जहां बड़े सम्मेलन होते थे समय समय पर, एक तरह का उसे हम कन्वेंशन कह सकते हैं, विद्वानों की एक सभा होती थी जिसे हम तपस्थली कहते थे, जहां बड़े सम्मेलन होते थे, जहां बड़ी सभाएं होती थी, ज्ञानियों की सभा होती थी, जहां प्रवचन शास्त्रार्थ होता था, जहां पर ज्ञानार्जन होता था। नैमिषारण्य जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ के बिल्कुल समीप, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बिल्कुल समीप का एक जिला है सीतापुर, वहीं पर जो हमारे सप्तऋषियों का प्राचीन नैमिषारण्य है वही है। नैमिषारण्य में इसी प्रकार की तपस्थली थी, जहां पर ज्ञानार्जन, शास्त्रार्थ और ऐसे ही प्रवचनों का आयोजन होता था। तो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति की विशेषताएं, गुरुकुल पूर्णतः आवासीय होते थे। आज भी हमारे विश्वविद्यालयों में छात्रावासों का की उपलब्धता है, व्यवस्था है, वह उसी का एक प्रतिरूप है। एकांत स्थान में रहता था। आज भी जितने हमारे प्रशासनिक अकादमियां हैं वह बिल्कुल उपत्यकाओं में है, घाटियों में है, पर्वतों के बीच है। वहां पर ज्ञानार्जन होता था। 8 से 10 आयु वर्ष तक के बच्चे गुरुकुल में प्रवेश करते थे। बच्चा गुरु के सानिध्य में शिक्षा प्राप्त करता था, गुरु के सानिध्य में वो शिक्षा प्राप्त करता था, रहकर अध्ययन करता था। विद्यार्थी गुरु के आदेशों का पूर्णतः पालन करता था, अनुशासन में रहता था। दिनचर्या के सभी कार्य विद्यार्थी स्वयं करते थे। तो अब यह देखिए, विद्यार्थी दिनचर्या का कार्य गुरुकुल में स्वयं करते थे। इसका अर्थ था जो कितना अर्थ शक्ति से प्रबल हो, अर्थ शक्ति, अर्थ सामर्थ्य उसके पास हो, लेकिन वो गुरुकुल में जाता था तो राजपुत्र और एक साधारण भारतवासी एक हो जाता था। उसमें कोई प्रकार किसी प्रकार का कोई निर्बंधन नहीं था, कोई प्रतिबंध नहीं था। तो इसलिए वहां पर अहंकार मिटता था, और गुरुकुल और ज्ञान का अर्थ है अहंकार से दूर हो जाना। यहाँ अगर वो राजपुत्र भी पढ़ता था तो राजपुत्र अहंकार से, जब देखिए कितनी बड़ी वैज्ञानिकता है, कार्य कारण संबंधों की विवेचना कीजिए कि जब राजा का पुत्र अहंकार से निवृत्त होकर जब राजधर्म में प्रवेश करता था तो उसके लिए प्रजा यथा राजा तथा प्रजा, उसके लिए प्रजा औरस पुत्रों की तरह थी, अपने पुत्रों की तरह हो जाती थी। ये भारत की गुरुकुल परंपरा का समत्व योग है। ये भारत की गुरुकुल परंपरा की विशिष्टता है। दिनचर्या के सभी कार्य करते, विद्यार्थी अपने खाद्य सामग्री जैसे खेती करना, भिक्षाटन करना करते थे, और
गुरुकुल में जैसा कि मैंने आख्यान के प्रथम में ही कहा कि यह श्रुति परंपरा है, वाचिक परंपरा है। लिपिबद्धता का प्रारंभ भारत की गुरुकुल परंपरा में नहीं हुआ था, वो बहुत बाद में होता है। बाद में होता है। नालंदा का विश्वविद्यालय खिलजी ने जलाया और कितने महीने तक जलता रहा, उस बात का ज्वलंत उदाहरण है। गुरुकुल अर्थात गुरु का कुल, वो एक परिवार, वो गुरु के परिवार का हिस्सा हो जाता था, अंग हो जाता था। तो गुरुकुल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से ज्ञान विज्ञान का सृजन होता था। भारतीय संस्कृति के विकास में 4 पुरुषार्थ, 4 वर्ण और 4 आश्रमों की परिकल्पना की गई है और इनका संबंध अन्योनाश्रित था, ओवरलैपिंग का रिलेशनशिप इनके बीच था। किसमें? पुरुष वर्ण में, पुरुषार्थ में और आश्रम में। मैंने पहले ही कहा कि वर्ण का रूपांतरण हो जाता था, ब्राह्मण शूद्र और शूद्र ब्राह्मण हो सकता था। तभी शूद्र नामक सुपचि ऋषि मंत्रों का दृष्टा है, इसकी व्यवस्था नहीं थी। सभी वर्ण के विद्यार्थी गुरुकुलों में शिक्षार्जन करते थे। सभी वर्ण के विद्यार्थी गुरुकुलों में गुरु के पास बैठकर ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरु विद्यार्थियों को के मानस तथा चेतना का, उनके मानस तथा बौद्धिक संस्कारों से परिपूर्ण करता था। गुरु विद्यार्थी को सभी शास्त्रों, उपयोगी विद्याओं, व्यवहारिक विद्याओं का भी अध्ययन कराता था, जैसा आज हो रहा है। गुरु विद्यार्थियों को सभी शास्त्रों में निपुण करता था, व्यवहारिक शास्त्रों में निपुण करता था। फिर जो 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो 4 पुरुषार्थ थे, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, और वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनका परिपालन होता था। लेकिन यह कहीं से भी जाति का प्रतीक नहीं था। गुरु शिष्य परंपरा ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विकास में गुरुकुलों का महत्वपूर्ण स्थान है। गुरुकुलों के बिना भारत की सभ्यता और संस्कृति के प्रवाह की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। गुरुकुल प्रायः ब्राह्मण गृहस्थों द्वारा गांव और नगरों में चलाए जाते थे। गृहस्थ, विद्वान और कभी कभी वानप्रस्थी भी दूर दूर विद्यार्थियों को अपने गुरुकुल की ओर आकृष्ट करते थे। 25 आयु वर्ष तक गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद उनका समापवर्तन संस्कार होता था और फिर वह गृहस्थ आश्रम में लौट जाते थे। धनी और गरीब विद्यार्थियों के गुरुकुलों के लिए गुरुकुलों के दरवाजे सदैव खुले रहते थे। सुदामा और कृष्ण का उसका अनुपम उदाहरण है। शिष्य की जीवन शैली साधारण, श्रद्धापूर्ण, त्यागमय तथा भक्तिपरक थी। शिष्य गुरुकुल का अंतेवासी रहकर, गुरु के समीप में रहकर शिक्षा को ग्रहण करता था। ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा का एक प्रसंग है। वरंतुक के शिष्य, वरंतुक महामहोपाध्याय थे, गुरुकुल के गुरु थे और उनके शिष्य कौत्स शिष्य थे। कौत्स के पास निर्धन थे, उनके पास गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था, जबकि निर्धन छात्रों के लिए गुरु दक्षिणा की अनिवार्यता थी ही नहीं। लेकिन कौत्स ने संकल्प ले लिया कि मैं गुरु दक्षिणा दूंगा, और यह राजा का कर्तव्य था और प्रजा का अधिकार था कि अपने राजा से शिक्षा के लिए अर्थ का उपार्जन कर सकता था। लेकिन राजा के पास भी जितनी डिमांड की थी ऋषि वरंतु ऋषि ने, उतना कौत्स के पास देने के लिए नहीं था। तब वो राजा रघु के पास जाता है, डिमांड कहता है, और राजा के पास भी उतना नहीं होता है। तो वो कुबेर पर ही आक्रमण करने का निश्चय कर लेते हैं। ये भारत की गुरु शिष्य परंपरा का एक अद्वितीय स्वरूप दिखाई देता है इतिहास के कालखंड में, संकेतात्मक रूप में कि शिक्षा पद्धति के प्रति कितना समर्पण था। तो राजा रघु की यह कथा, फिर वशिष्ठ, कर्ण की प्रसिद्ध, ये सब कुलपति लोग थे। बौद्ध में हम आते हैं तो भिक्षु धर्मपाल और शीलभद्र नामक बड़े से बड़े हमारे यहाँ ऐसे आचार्य थे। ये गुरुकुल की हमारी विशिष्ट परंपरा थी। वर्तमान में भी वो प्रवाहित है। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल महाविद्यालय जबलपुर, गुरुकुल झज्जर जो हरियाणा में है, आर्य कन्या गुरुकुल पोरबंदर जो आपके गुजरात में भी है। अब भी ये गुरुकुल की परंपरा हमारे यहाँ चल रही है। गुरु शिष्य परंपरा का निरंतर हस्तांतरण है। यह सीखने की परंपरा है, यह मौखिक परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा संवाद शैली है। आज भी हमारे संवाद अगर नहीं होगा, संसद भी संवाद का मंच है, यूनाइटेड नेशन भी संवाद का मंच है। तो अब समय की अपनी मर्यादा है और सर अब ऐसा
अनुभव कर रहे होंगे कि अब हमारी वाणी को विश्राम लेना चाहिए। तो आपने मेरे अंदर जो भी था, चरित्र का विकास करना, शिष्य को मर्यादाओं को शिक्षा देना, उनका मार्गदर्शन करना, ये सब गुरु और शिष्य परंपरा का विलक्षण और अद्वितीय रूप है। अद्यतन में भी हमें देखने को मिलता है। और मैंने जो भी गलत सही जिस स्वरूप में हमने आप तक यह बातें पहुंचाई हैं, जिसमें जो कोई त्रुटि हो वो हमारी है, जो इसकी उच्चता और भव्यता है यह आख्यान की, वो आपकी है। मैं आपको समर्पित करता हूं और इसी के साथ अपना संवाद यहीं समाप्त करता हूं, उसको विराम देता हूं। वंदे मातरम सभी को, और सभी जय शिक्षक, जय सर शिक्षार्थी। जी सर। सर आपने बहुत ही बढ़िया लेक्चर दिया है, और गुरु शिष्य परंपरा के बारे में जो आपने बताया था आज तक हमें नहीं पता था, वो भी सर हमें जानने को मिला। और सर बहुत ही अच्छा माहितीवर्धक आपने जो भाषण दिया है वो बहुत ही अच्छा था। और आपका आभार व्यक्त करने के लिए मैं आयुष गांधी को बुलाना चाहता हूँ। आयुष गांधी। गुरु वही दीपक है जो स्वयं जलकर शिक्षक शिष्य को जीवन को आलोकित करता है। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी, आपका बहुमूल्य समय और अमूल्य विचारों के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अपने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व को जिस गहराई से समझाया वह हम सभी के लिए अत्यंत प्रेरणादायी था। आपने व्याख्यान में न केवल भारतीय शिक्षा पद्धति की समृद्ध परंपरा से अवगत कराया, बल्कि हमें यह भी बताया कि गुरु और शिष्य के बीच में केवल ज्ञान तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसमें संस्कार, समर्पण और आत्मविकास भी होता है। मैं संस्था की ओर से, सभी प्रतिभागियों की ओर से और अपनी ओर से भी डॉक्टर त्रिपाठी जी आप जी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आत्मीय आभार डॉक्टर भावेश रावल सर का, जिन्होंने यह अवसर उपलब्ध कराया, प्रोफेसर दिव्या शर्मा और अपने सभी प्रतिभागी मित्रों का। मैं संवाद नहीं कर पाया। मेरा नंबर है 99355053 और 56, इस पर मुझे आप संवाद कर सकते हैं। रावल सर ग्रुप में उसको शेयर कर देंगे। आपके क्या विचार हैं और क्या आप हमसे क्या मुझ में कमियां रह गई तो मैं अपने को भी रिफाइन करने का प्रयास करूंगा। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू सर। So participants, today we have complete our course session, and now you can fill your attendance and leave the session. ये पूछिया आद्या हो। ये पूछिया, पूछिया रे आद्या।